क्लास में हम तारों के जीवन चक्र या लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि कोई तारा किन किन चरणों से गुजरकर अपने जीवन चक्र को पूरा करता है। तो आइए देखते हैं। तारे के जीवन की जो प्रारंभिक अवस्था है उसे स्टेलर नेबुला अवस्था कहते हैं। इसमें क्या होता है कि धूलकण व गैसें एक बादल का रूप ले लेते हैं और इसे ही तारे की नर्सरी या तारे की भ्रूण अवस्था कहते हैं। अब देखिए दूसरे चरण में क्या होता है, ये बादल गुरुत्व के अधीन सिकुड़ने लगते हैं और एक तारे जैसा शेप लेने लगते हैं। इसी कारण इसको प्रोटो स्टार या आदि तारा अवस्था कहते हैं। इसके बाद निर्माण होता है मुख्य क्रमक तारे या मेन सीक्वेंशियल स्टार का। इसमें तारा गुरुत्व के अधीन सिकुड़ता है और इनके अंदर जो हाइड्रोजन है वो इतने करीब आ जाते हैं कि इनके नाभिक आपस में संलयित होकर हीलियम नाभिक का निर्माण करने लगते हैं। इससे जो है तारे के केंद्र में ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है और तारा जल उठता है। तारा जब जल उठता है तब यह फैलने लगता है। अभी मैंने आपको बताया कि गुरुत्व के अधीन तारा सिकुड़ रहा था, अब इसके केंद्र में ऊर्जा का निर्माण होने लगा तो यह तारा फैलने लगा। एक तरफ गुरुत्व के अधीन तारा अंदर की तरफ सिकुड़ रहा है, दूसरी तरफ केंद्र में निर्मित ऊर्जा के कारण तारा बाहर की तरफ फैल रहा है। इन परिस्थितियों में तारे में एक साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है और एक कंप्लीट स्टार बन जाता है। इसके बाद तारे में जब तक ईंधन है तब तक तारा जगमगाता रहता है। एक समय ऐसा आता है जब तारे के केंद्र का ईंधन खत्म होने लगता है और तारा अपनी वृद्धावस्था में आ जाता है। तारे के वृद्धावस्था में आने के बाद तारे का भविष्य उसका आकार और द्रव्यमान तय करता है कि तारा आगे चलकर क्या बनेगा। अब देखिए आगे क्या होता है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है चंद्रशेखर लिमिट। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुणा की जो सीमा है उसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। अगर तारे का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से कम है तब क्या होगा, अगर तारे का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से अधिक है तब क्या होगा। आइए इन दो परिस्थितियों को समझते हैं। देखिए यदि तारे का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से कम है तो तारा रेड जायंट, रक्तदानु या लाल दानव बनेगा। उसके बाद व्हाइट ड्वार्फ या श्वेत वामन बनेगा। श्वेत वामन के बाद ब्लैक ड्वार्फ या काला वामन बनके अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है। अब दूसरी परिस्थिति यह आती है कि यदि तारे का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से अधिक है तब क्या होगा। तब तारा सुपर रेड जायंट बनता है, सुपर रक्तदानु या सुपर लाल दानव। सुपर लाल दानव और लाल दानव में केवल इतना ही अंतर है कि सुपर लाल दानव आकार में बड़ा होता है। देखिए सुपर लाल दानव के बाद तारे में सुपरनोवा विस्फोट होता है। सुपरनोवा विस्फोट के बाद फिर से दो परिस्थितियां आती हैं। यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुने तक है या 3 गुने से कम है, लेकिन ध्यान रखिए कि चंद्रशेखर सीमा से अधिक हो और 3 गुने तक हो या 3 गुने से कम हो, तब तारा न्यूट्रॉन स्टार या पल्सर बनता है। दूसरी परिस्थिति में यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुने से अधिक हो तब यह तारा ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। यहां से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आइए एक बार हम इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखिए तारे की वृद्धावस्था के बाद हम चंद्रशेखर लिमिट को देखते हैं। यदि तारे का द्रव्यमान चंद्रशेखर लिमिट से कम है तब यह रेड जायंट अर्थात लाल दानव, व्हाइट ड्वार्फ श्वेत वामन, ब्लैक ड्वार्फ या काला वामन बनकर अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है। यदि चंद्रशेखर सीमा से ज्यादा है तो यह सुपर रेड जायंट बनेगा और इसमें सुपरनोवा विस्फोट होगा। सुपरनोवा के बाद यह तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुने तक है या 3 गुने से कम है और चंद्रशेखर सीमा से अधिक है तब तारा न्यूट्रॉन तारा या पल्सर बनता है। यदि 3 गुने से अधिक है तब तारा ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आप तारे के जीवन चक्र को समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।